नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो 6 जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल विद्यार्थियों एक लिपि होती है। क्या होती है? एक लिपि है, ध्यान रखना। इसमें जो ये अंधे बच्चे होते हैं उनके पढ़ने में काम आती है। इस प्रकार के ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं, तो इनको मिला मिला के ऐसे पढ़ा जाता है विद्यार्थियों। अब इसको 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहा है? तो यह दिन वैश्विक स्तर पर दृष्टिबाधितों के लिए बेहद अहम दिन होता है। इस दिन लुइस ब्रेल का जो नाम का जो व्यक्ति है विद्यार्थियों, उसकी जयंती होती है और उसी मौके पर ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये लुइस ब्रेल नाम का जो व्यक्ति है, इसी ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जो कि दृष्टिबाधित यानी कि विजुअलिटी इम्पेयर्ड को पढ़ने में मदद करने वाली एक लिपि है। इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 4 जनवरी 2019 से हुई, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस का मन कब से मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी 2019 से मनाया गया। हालांकि इसकी घोषणा है तो 2018 में कर दी गई थी, लेकिन इसको पहली बार 2019 में मनाया गया था, 4 जनवरी 2019 को। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो अध्यक्षता करेगा वो रशिया करेगा विद्यार्थी। कौन करेगा? रूस करेगा, क्योंकि ब्रिक्स का नाम आपने सुना ही है। बी का मतलब यहाँ ब्राजील होता है, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका होता है। पहले इसमें स्टार्टिंग में तो 4 सदस्य ही थे विद्यार्थियों। 2006 में जब इसका गठन हुआ, बी, आर, आई और सी तक, यहाँ तक ही थे। लेकिन इस साउथ अफ्रीका को 2010 में शामिल किया। अब 2010 में शामिल किया गया था। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ ब्रिक का वो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और फिर इसके बाद में इसमें एक आ गया था कि इसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ेंगे, और साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया था। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट भी जान लेते हैं। 1 जनवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की बात पूछेगा, पिछली बार 2023 वाला, इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका में हुआ, जोहान्सबर्ग में। कहां हुआ? और विद्यार्थी वो 15वें नंबर का था। अब जो होगा वो 16वें नंबर का होगा। कौन से नंबर का होगा? 16वें नंबर का होगा। अब ब्रिक्स चर्चा में आया तो ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया, एक 5 देशों का समूह, और अब इसमें 5 और शामिल हो गए, तो टोटल 10 देश इसके सदस्य हो गए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। और बात करें विद्यार्थियों इसके बारे में, और अभी जो 5 और किस किस को शामिल करने की बात की गई थी, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना, इन सब की बात की गई थी। लेकिन अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति है, अभी इस पर्सन को हमने कवर किया था थोड़े दिन पहले, जेवियर माइली, उसने कहा कि हम ब्रिक्स जो नामक संगठन है इसमें शामिल नहीं होंगे, अर्थात उसने मना कर दिया। तो अब इसमें 6 शामिल नहीं करके 5 ही शामिल किए गए हैं। तो इसके अलावा ये 5 हो जाएंगे। तो 5 तो ये हो गए, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। अगर बात करें इसकी कि ये अब और कौन कौन से आ जाएंगे, तो ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया, ये सारे आ जाएंगे अर्जेंटीना को छोड़कर। तो 5 5 10 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। तो 10 इसके सदस्य देश है, तो इनका भी पता होना चाहिए आपको। अगर बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ रशिया में, और दूसरा सम्मेलन 2010 में साउथ अफ्रीका में हुआ, जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 10। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई, चाइना में। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में हुआ। ठीक है, ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं इनके ऊपर। ठीक है, बार बार इनको रिपीट करने से कोई। आगे देखो, हाल ही में प्रोफेसर बी आर कंबोज, नाम याद रखना, प्रोफेसर बी आर कंबोज, जो कि वाइस चांसलर है। क्या है? वाइस चांसलर है, कुलपति है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब अगर इनके बारे में जाने विद्यार्थी, ये कौन है, कहाँ के कुलपति ही है? तो वाइस चांसलर कहाँ के हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर है। और क्योंकि चांसलर जो होता है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, और अगर सेंटर वाली यूनिवर्सिटी तो उसका चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देखिए, MS स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया में किसको कहा जाता है? तो वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें
तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। उन्होंने 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका शांति के क्षेत्र में। देखो, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसमें से शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और एम एस स्वामीनाथन ने विद्यार्थियों हरित क्रांति के क्षेत्र में भारत में बहुत काम किया था, इसलिए इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हीं के सम्मान में अभी एक पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? बी आर कंबोज को। तो दिया गया है बी आर कंबोज को दिया गया है विद्यार्थियों। ये पुरस्कार वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित एक समारोह के दौरान जो कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद जी गहलोत, उनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो राजमाता विजयाराजा सिंधिया कृषि यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमपी के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया, मतलब ड्राई डे घोषित किया। तो इस दिन ड्राई डे का मतलब यह है कि उस दिन 22 जनवरी के दिन छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में किसी प्रकार की शराब बिक्री नहीं होगी, शराब की रोक लगाई गई है। शराब को किसी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति बेचता हुआ पाया जाता है तो मतलब उसको गैर कानूनी समझा जाएगा। और दिन जैसे ठेके वाले होते हैं वो शराब बेचते हैं तो वो गैर कानूनी में नहीं माना जाता है। लेकिन जब ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थियों, 2 अक्टूबर को भी ड्राई डे होता है, कई अवसर ऐसे होते हैं उन पर ड्राई डे होता है। लेकिन जो पीने वाले हैं वो तो जुगाड़ कर लेते हैं पहले ही, एक दिन पहले खरीद के रख लेंगे, उस दिन ड्राई डे है तो क्या हो गया, वैसे पी लेंगे जिसको पीना होता है वो। लेकिन फिर भी सम्मान में किया गया ही। छत्तीसगढ़ ने अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाने के लिए 22 जनवरी को ये दिवस घोषित किया है, शुष्क दिवस है ना। यहाँ के जो सीएम है, अभी थोड़े दिन पहले इनका चुनाव हुआ था विद्यार्थियों, विष्णुदेव साय वो बने हैं। उन्होंने एक कहा है कि यहाँ पर ड्राई डे इसलिए घोषित किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो पुरुषोत्तम श्री राम है उसका ननिहाल माना जाता है। तो इनका पुरुषोत्तम श्री राम जी का ननिहाल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला जो राज्य है उसमें पड़ता है ना। उत्पाद विभाग ने ड्राई डे पर शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर सख्ती से शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ जाता है जिसके बारे में स्टैटिक पॉइंट जानेंगे, तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? और 26वें नंबर का राज्य बना था। कौन से नंबर का बना था? 26वें नंबर का बना था। 27वें नंबर का कौन सा बना था? तो झारखंड बना था विद्यार्थियों, नहीं सॉरी उत्तराखंड बना था। 27वें नंबर का कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था। और 28वें नंबर का बना था झारखंड। सच से उतर जाए, एक ट्रिक भी है इसकी। और 29वें नंबर का तेलंगाना बना। तो 26वें नंबर का छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ। जब अलग हुआ तो इसके पहली बार जो सीएम बने थे वो कौन बने थे? अजीत जोगी मरवाही, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और पहले राज्यपाल किसको बनाया गया था? उस समय दिनेश नंदन साय को बनाया गया था। और बात करें छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, वो इसकी राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी विद्यार्थियों है नया रायपुर। क्या है? नया रायपुर है, जिसको अटल नगर के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? विष्णुदेव साय। और बीजेपी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। इससे पहले अभी चुनाव हुए थे, उससे पहले यहाँ भूपेश बघेल थे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? तो विश्वाभूषण हरिश्चंद्र जी है। कौन है? विश्वाभूषण हरिश्चंद्र है। वर्तमान विधानसभा के स्पीकर किसको बनाया गया है? अभी बनाया गया था थोड़े दिन पहले, रमन सिंह जी को बनाया गया। और यहाँ से लोकसभा सीट जाती है 11 और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है? यहाँ से 5 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 90 है। और जिलों की बात करें कि वर्तमान में यहाँ जिले कितने, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 33 है, 33। यहाँ का राज्य पशु जंगली भैंसा, जिसको वन भैंसा भी कहते हैं। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना होता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो साल या सरई है। वाहन अक्सर यहाँ का सीजी होता है। तो छत्तीसगढ़ को आप विद्यार्थियों सीजी लिख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो न्यायालय है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क है, अचनाक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क वगैरह सब यहीं स्थित है। लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो जैसे सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य। चर्चित स्थलों में विद्यार्थियों जैसे बिलासपुर आ जाता है, दुर्ग आ जाता है, ये सारे छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल है। इसके अलावा ये सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, इन सब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। और एक छत्तीसगढ़ी भी यहाँ बोली जाती है, उर्दू भी यहाँ बोली जाती है। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद यहाँ पर स्थित नहीं है। और देखते हैं
छत्तीसगढ़ कब कब चर्चा में रहा था? तो विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ अभी चर्चा में रहा था जब रमन सिंह जी को विधानसभा स्पीकर चुना गया था, जब चर्चा में रहा। इसके अलावा विष्णुदेव साय को यहाँ का सीएम बनाया गया, जब ये चर्चा में रहा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, तो 90 में से 54 सीट जीतकर ये अभी सीएम बने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया, जब भी छत्तीसगढ़ चर्चा में रहा था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों को विस्तार को लागू किया था, उस समय चर्चा में रहा। इसके अलावा सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला ये दूसरे नंबर का राज्य बना, उस समय चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ के जो सीएम मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा भी छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई। इसके अलावा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू भी छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि हाल ही में एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के द्वारा 2023 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी कि ओटीपी समीक्षा में हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, वो दूसरे स्थान पर रहा। तो टॉप 10 में विद्यार्थियों 3 भारत के एयरपोर्ट रहे हैं टॉप 10 में, लेकिन पहले नंबर पर भारत का नहीं रहा है। तो पहले नंबर पर इस सूची में कौन रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है मिनियापोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें पहले नंबर पर रहा है। और 3 भारतीय कौन कौन से एयरपोर्ट है जो इसमें शामिल किए गए हैं? एक तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में स्थित है तेलंगाना में, और इसका ऑल ओवर रैंकिंग में बात करें तो इसका दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर रहा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु, सॉरी ये कलकत्ता गलत हो गया विद्यार्थी, कलकत्ता नहीं, बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना। और 9वां नंबर की जो रैंकिंग लगी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको, और वो है कोलकाता में। तो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ? कोलकाता। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? यह है बेंगलुरु कर्नाटक। और ये रिपोर्ट विद्यार्थियों प्रत्येक 3 महीने के बाद में तैयार की जाती है। हो सकता है आज दूसरे नंबर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हो सकता है कभी चेंज भी हो जाए, केम्पेगौड़ा वगैरह हो सकता है, जो भी देखा जाएगा आगामी जो रिपोर्ट आएगी 3 महीने के बाद में उसमें देखेंगे, है ना। अभी की रिपोर्ट के अनुसार तो यही है। इसके अलावा देखिए अगला फैक्ट है कि हाल ही में जो केरल के राज्यपाल है जिनका नाम आरिफ मोहम्मद जी है, उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये आपको पुस्तक का पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, यानी कि कुछ अनसुनी बातें, ऐसा लिखा हुआ है। इसके जो लेखक है विद्यार्थियों आरिफ मोहम्मद, वर्तमान में कौन है? केरल के राज्यपाल है। इसका जो अनावरण हुआ है वो दिल्ली में रंग भवन में किया गया। और इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती। कौन है? आरिफ खान भारती, इसमें थोड़ा सा कट गया, प्रोफेसर गीता है और एक आरिफ खान जी है, इसके राइट लेखक है। और लेकिन इसका विमोचन किसने किया है? तो उसमें जो केरल के राज्यपाल है जिनका नाम आरिफ मोहम्मद है, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब कुछ पुस्तकें चर्चा में आ जाती तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पूर्व सेना प्रमुख MS नरवाणे ने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसके बारे में थोड़े दिन पहले मैंने आपसे चर्चा की थी। इसके अलावा दिग्गज टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा का नाम क्रॉस कोर्ट। इसी प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम अनजान साक्षी है। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, उनकी आत्मकथा का नाम है अनगिली उरुवन। इसी प्रकार इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके आत्मकथा का नाम क्या? बीबी माई स्टोरी। और 15वें वित्त आयोग जिनका नाम NK सिंह है, क्या है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह विद्यार्थियों। तो इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। अगर बात करें 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है विद्यार्थियों। कौन है? अरविंद पनगड़िया। और कल भी मैंने आपसे इनके बारे में पूछा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी बनाए गए, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आगे सोनू सूद की जो बायोग्राफी उसका नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। और विश्वनाथ आनंद, इनको सब जानते हैं विद्यार्थियों, तो इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। और सुरेश रैना की बिलीवर। और प्रिंस हैरी की कौन है? स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड बायोग्राफी इनकी। और S सोमनाथन की जो बायोग्राफी उसका नाम निलावु कुदिचा तिमहंगल, जो कि मलयालम भाषा में इसको लिखा गया है। तो कुछ आत्मकथाएं थी, इनको हमने रिकॉल किया है, जब जब भी चर्चा में होती है तो हम इनके ऊपर चर्चा कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भारत में G20 सम्मेलन हुआ था। हालांकि G20 में अब 21 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, तो अब इसको G कहा जाएगा, अभी शामिल किया ही है इसको। तो पहले हम G20 की बात करते हैं। G20
के बारे में भारत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने खुलासा किया है कि G20 वेबसाइट पर प्रति मिनट 16 लाख साइबर हमले हुए थे। जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था उस समय अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 1 मिनट में विद्यार्थियों 16 लाख बार, कितनी बार, 16 लाख बार साइबर अटैक किया। लेकिन फिर भी वो अटैक करने वाले हमारा कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी टीम मजबूत थी। हमारे ऊपर उन्होंने जो साइबर अटैक किया, हमने हमारा जो तंत्र था उसको बहुत मजबूत कर लिया था पहले कि किसी भी प्रकार का साइबर अटैक होता है तो हमारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, देखो भारत के द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आधिकारिक वेबसाइट को आयोजन के दौरान प्रति मिनट 16 लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, ये बात मैं बता चुका हूं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के सीईओ जिनका नाम राजेश कुमार ने हमलों की प्रकृति को DDoS बताया। विद्यार्थियों, DDoS का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है इसका पूरा नाम। वेबसाइट को बंद करने के प्रयासों के बावजूद संबंधित एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों ने साइबर हमले को विफल कर दिया। और देखिए इस बार का G20 सम्मेलन कहां पर हुआ? भारत में हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ था। लेकिन 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो विद्यार्थियों अगला कहां होगा उसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला फैक्ट है कि हाल ही में वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को चेन्नई के जो म्यूजिक अकादमी है उसके 17वें नृत्य महोत्सव में कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हा जी को विद्यार्थी कौन सा पुरस्कार मिला है? कलानिधि पुरस्कार मिला है भी हाल ही में, इसलिए महिला चर्चा में है। कि शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है एडगर पेग तजे चियांग के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। विद्यार्थी सिंगापुर से आए थे, इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हा और उनके पति जिनका नाम MV नरसिम्हाचारी थे, लेकिन वो दिवंगत हो चुके हैं विद्यार्थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो सिंगापुर की फाइन आर्ट्स सोसाइटी में नृत्य के शिक्षक थे ये दोनों। अब वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचार्य कुछ प्रमुख पुरस्कार आए हैं विद्यार्थियों, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे LP हेमंत के श्रीनिवासु को मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला था। अली अबू अव्वाद और डेनियल ब्रेन बोइन को विद्यार्थियों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को करमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। मीरा चंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मिला है। PR ललित अंबिका को सर्वोच्च नागरिक सम्मान और फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार चर्चा में रहे? जैसे सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार मिला। पॉल लिंच को 2023 को बुकर पुरस्कार मिला। तो 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया। दीप्ति बबूता को पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार मिला। और रयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार मिला। बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कैनेथ गोल्डिंग पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। ये कुछ पुरस्कार थे। इसके आगे देखें अगर हम, हाल ही में रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बना दिया गया। तो अभी रणधीर जायसवाल जी विद्यार्थी कौन बन गए हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं। इन्होंने विद्यार्थियों अरिंदम बागची का स्थान लिया है। इससे पहले अरिंदम बागची थे, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त कर दिया था, इसलिए वो वहां चले गए। तो उनके स्थान पर इनको बना दिया गया विद्यार्थियों। अगर देखें हम UNO में भारत का जो प्रतिनिधि है वो कौन कर रहे हैं? रुचिरा कंबोज। कौन कर रही है? रुचिरा कंबोज कर रही है UNO में। तो लेकिन अगर हम बात करें इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अगले प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा में कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व? तो अरिंदम बागची कर रहे। तो दोनों नाम याद रखना विद्यार्थी। UNO में तो ये कर रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होता है UNO का। UNO के वर्तमान में हेड कौन है? आप कमेंट करके बताओ। आगे देखो, हाल ही में करण अडानी को जनवरी 2024 में अडानी पोर्ट्स का नया MD बनाया गया है। तो अब अडानी पोर्ट्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? करण अडानी जी बन गए हैं विद्यार्थी। कौन बन गए? करण अडानी जी बन गए हैं। और देखते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट। इससे पहले विद्यार्थियों गौतम अडानी इसके MD हुआ करते थे। अब गौतम अडानी को MD का पद छोड़कर ये क्या बन गए हैं विद्यार्थियों? ये बन गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बन गए विद्यार्थी। तो गौतम अडानी को अब APSEZ यानी कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित कर दिया गया है। वहीं अश्वनी गुप्ता को CEO बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले जो ये करण अडानी थे विद्यार्थियों, ये CEO की पोस्ट पे थे। किस पोस्ट पे थे? CEO की पोस्ट पे थे करण अडानी। तो CEO थे पहले करण अडानी। अब करण अडानी को क्या बना दिया गया? अब इसको बना दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे?
तो मैनेजिंग डायरेक्टर थे गौतम अडानी। कौन थे? गौतम अडानी। अब गौतम अडानी जी क्या बन गए विद्यार्थियों? एग्जीक्यूटिव बन गए हैं विद्यार्थियों, एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। अब इसके सीईओ कौन होंगे? तो अब जो सीईओ है अगर वर्तमान में देखें तो अब सीईओ है अश्विनी गुप्ता। कौन है? अश्विनी गुप्ता। इसी के साथ विद्यार्थियों जो आज का मोटिवेशनल कोड है, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो विद्यार्थियों आप भी सपने सोते सोते सर्दियों का आनंद लेते हुए ना देखें, सपने दिन में देखने चाहिए, जो आपको सोने ना देंगे। अगर रात वाले सपने हैं तो आप नींदों में रह जाओगे विद्यार्थियों। और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना विद्यार्थियों। थैंक